रवि किशन जी, जो फिगर्स हम देख रहे हैं 182 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में आगे है, टीएमसी 106 पर। तो बहुत बहुत बधाई आपको। नहीं भैया, प्रणाम आपको। मैं बधाई देना चाहता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को, जिन्होंने विश्वास दिलाया। 2 लाख, मैं भी था वहां प्रचार में। वो बम का भय मैंने स्वयं अपनी सभाओं में भी देखा और लोगों की आंखों में देखा। वो भय को पहले निकाल के एक विश्वास दिलवाया। वो झालमुड़ी खाना, नाव पे चलना अपनी बातों से, और वो महिलाओं का जो आक्रोश और उत्साह, रजत भैया पहली बार हमने देखा आक्रोश के साथ उत्साह था। एक एक महिला निकली है। बंगालियों ने अपने अस्मिता को बचाने का चुनाव। जमीन पर हम बहुत वहां पे प्रचार किए। हावड़ा इलाका खासकर था जो सबसे भयावह था, वो स्थिति वहां पर जो थी। तो ये जो बम से मारना, भाजपा कार्यकर्ता हमको मिले, किसी कोई बूढ़ा पिता हमको, एक शुक्ला जी मिले, उनके बेटे की चौराहे पे हत्या हो गई। हमको ऐसे बहुत कार्यकर्ता जो झंडा लेके दौड़ रहे थे, उनके परिवार में किसी न किसी की हत्या या उसको मार दिया गया, या बम मारा गया, या घर जला दिया गया। प्रताड़ित पीड़ित लोग, वो गुस्सा, आक्रोश, जहां जय श्री राम का नारा लेने एक सांसें घुटती थी कि लोगों नहीं मार देंगे। यात्रा निकालना, जत्रा एक होता है, एक धार्मिक जत्रा होता है, उसके लिए भी तो एक बहुत समय से कुंठा जो थी। उनको पता था अगर इस बार नहीं किया तो बंगाल चला जाएगा। सोनार बंगला तो छोड़िए, उनका अस्तित्व, उनकी पहचान, उनका अध्यात्म, उनकी संस्कृति, एक बहुत बड़ा लिटरेचर का बहुत बड़ा ज्ञान केंद्र बंगाल है। और उसने अपने आप को बचाया, बंगालियों ने स्वयं को बचाया। बंगालियों ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर, गृह मंत्री अमित शाह जी की पूरी रणनीति पर, पूरा जो बैठे 15-20 दिन वहां रह के, उन्होंने विश्वास किया कि अब हम लोग जीतेंगे क्योंकि हमारे साथ मोदी जी खड़े हैं। अब वो यहाँ नाव में घूम रहे हैं। डर कैसे निकाला लोगों के मन से? बात कर रहे हैं, सभाएं हो रही है। संघ ने भय निकाला बात करके, विश्वास करके कि सेना बल रहेगी, 60 दिन और रहेगी। गृह मंत्री जी ने कहा कि 60 दिन भी रहेगी, कोई चिंता नहीं, कोई मारेगा नहीं आप लोगों को, आप लोग निकलो। हिंदू इलाकों में नहीं तो पहले बम फेंक दिया जाता था, तो लोग रात ही को फेंक देते थे। हिंदू बेचारा डर के निकलता नहीं था, बंगाली हिंदू निकलता नहीं था। बेटियों के साथ जो बलात्कार हुआ, मेडिकल हुआ, अभया कांड हुआ, ये सारी चीजें बहुत चुपती गई और ये भरता गया। ये ज्वालामुखी फटना ही था और ये आज फट गया, और ये उसका रिजल्ट आपके सामने, अब आपके समक्ष। तो मैं समझता हूं पूरे भारत को मैं इसकी बधाई देता हूं। ये आपकी बात सही है कि अगर वो ज्वालामुखी ना फटता तो ऐसा रिजल्ट नहीं होता जिसमें एक लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है। और आप भी बहुत प्रचार के लिए गए थे। जब आप जाते थे वहां पश्चिम बंगाल में प्रचार करने के लिए, तो क्या सुनते थे लोग, क्या बताते थे आपको? पहली बात तो ऐसे इलाकों में, हम हावड़ा के कुछ इलाकों में गए, वहां पर लोग, मैंने पहली बार प्रचार हम बहुत सालों से कर रहे हैं, लेकिन खिड़की में अंधेरा करके कोई महिला ऐसे पीछे से कि कोई टीएमसी का गुंडा ना देख ले हमको, कोई भाजपा का प्रोसेशन निकल रहा है, भाजपा का प्रचार हो रहा है, तो वो डर गलत था। इस भारत में जहां मोदी जी की सरकार है, वहां पर एक राज्य ऐसा जहां पे लोग डर रहे हैं, खिड़की में अंधेरा किए कि नीचे से कोई और ना देख ले, लोग बोल नहीं रहे, मतलब इतना भय क्रिएट किया गया। ये मैंने देखा तो मैं समझ गया कि, और जब सेना बल घुसने लगी, मारे डंडा डंडा, जब गुंडा लोग वहां परेशान कर रहा है, जब उन लोग लाठी बरसी और विजुअल जब गए, जैसे एक प्रत्याशी को, विधायक को सब लोग मार रहे थे गांव में, और जब अगले दिन सेना निकल के उन सारे गुंडों को जब डंडा डंडा पीटने लगी, वो दृश्य ने विश्वास दिला। प्रधानमंत्री मोदी जी का जमीन पर उतर के झालमुड़ी खाना, छोटी छोटी हेलीपैड पे उतर के बात करना, वो विश्वास जगह, नाव में चल देना, फिर ये सारी चीजें, गृह मंत्री जी का कहना कि मैं यहां बैठा हूं, अभी मैं रहूंगा, मैं अब यहां से हिलूंगा नहीं, सेना आपके साथ है, ये विश्वास, और वो भाजपा फिर निकल गई। फिर एक एक आदमी निकला। महिलाओं को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, सारी दुर्गा बन गई, सारी मां काली के रूप में आज ये पूरा भारत देख रहा है। ये बहुत बड़ी जीत है रजत भैया, बहुत बड़ी जीत है। ये जीत होनी चाहिए थी। ये आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आत्मा इतनी गर्व महसूस कर रही होगी आज उनके, और वो लिटरेचर, ये सिनेमा रहा, लिटरेचर रहा, ज्ञान रहा, भारत की इकोनॉमी रही। ये सोनार बांग्ला को इन लोगों ने चूस लिया था, ये स्मगलिंग का हब बन गया था, आतंकवाद का हब बन गया था, बम बनाने की फैक्ट्री बन गया था, बांग्लादेशियों का एक रहने का सेकंड होम बन गया था।
बांग्लादेशियों घुसपैठियों का सेकेंड होम। हाँ, वीकेंड मनाने सब यहां आते थे नदी क्रॉस करके। ये भी बहुत सुनते हैं कि जो साहित्यकार थे या जो फिल्म के एक्टर्स थे या जो राइटर हैं, पोएट हैं, उन सबके मन में बड़ा भय था और वो भद्रलोक बीजेपी का साथ नहीं देते थे पहले। इस बार ये बदलाव आया। ये सिर्फ वहां फिल्म सिटी बनने नहीं दिया, वहां साहित्यकार बेचारे सब कलाकार आदमी, सीधा आदमी, तो सब डर जाए। साहित्यकार सत्यजीत रे बिरादरी से लेके श्याम बेनेगल जी से जिनके साथ हम काम किए, और जितने लिटरेचर बोल तभी ऐसे बात करते थे, नी दादा की आवे ना होवे ऐसे आदमी देखे अपने देश में। जब ऐसे देखने लगे तो समझ लीजिए बहुत खतरनाक है। अपने देश में डरे कि भाई कोई है तो नहीं, तब बतियाए। तो ये कौन सा माहौल था भाई? ये कौन सी राजनीति, डेमोक्रेसी? ये कहां से लोकतंत्र रहा? मतलब वहां आगे बहारी क्यों आया, ये बहारी क्यों है, परिवर्तन तो नहीं। अरे ये क्या आपकी बपौती है? ये वंश, धन्यवाद मोदी जी, ये वंशवाद, ये परिवारवाद खत्म हो गया। हमारा मित्र भी देखो वो टीवी के से वहां, उसने भी एक अलग आज तूफान मचा दिया कलाकार बिरादरी का तमिलनाडु में। ये वंशवाद की नस्ल को, इन परिवारवाद की सोच को मोदी जी ने ऐसा चोट पहुंचाया है कि देश अब जाग गया है। डेमोक्रेसी भाई सबको आना है, सबको जीतना है। डर भय, बम मारोगे, हत्या करोगे, ये नहीं बोल सकता तुम, ये नहीं बोल सकता, ये नहीं खा सकता, ये नहीं पी सकता, ये कौन सी राजनीति थी? अब इसलिए ममता बनर्जी जी ये कह रही हैं कि जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनका इस्तेमाल किया गया लोगों को डराने के लिए, बचाने के लिए। गलत बोल रही है, लोगों की जान बचाने। तो अभी तक चुनाव आज होता, इतने बम चलते, इतनी हत्याएं हो जाती एक दो दिन में। आपने पिछले चुनाव में भी देखा, लगातार मारे गए भाजपा के कार्यकर्ता, सिविलियंस मारे गए, सीधे लोग मारे गए। जिसने भाजपा के लिए जय श्री राम बोल दिया या खाली मोदी जी को देखने आ गया या वो भीड़ में वो हो गया, उसकी दुकान जला दोगे। खाली मोदी जी की सभा देखने आओ तो आप उनको मार दोगे। ये कौन सा ही लोगों ने राज्य क्रिएट किया था? और ये तो आज भी उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहा था। उन्होंने वहां पर वोट काटे जहां पर तृणमूल कांग्रेस जीतती थी। ये देखिए, हारने के बाद की ये इनका ये छाती पीटना ना है, इससे देश अभी बोर हो चुका है। ईवीएम को गरियाना, अब वो बेचारा प्लास्टिक का डब्बा, उसको गरियाएंगे। जीत जाएंगे तो नहीं गरियाएंगे, केरल में नहीं गरियाएंगे। झूठ है सब। गए इनका जय हो। ये परिवारवाद, ये माफिया, ये गुंडे, ये बम बनाने वाले, भाईपो टैक्स, कट मनी, आजादी, आजाद हुआ भाई बंगाल ऐसे आज जैसा ब्रीथ करेगा, ब्रीथ, पूरा बंगाल ब्रीथ करेगा। मेरे और भी साथी हैं यहाँ पर, सौरभ हैं, अभी आपने जिनका बहुत बधाई आपको रवि किशन जी, सौरभ बोल रहा हूं मैं। आपने भी जिनका नाम लिया, अभिषेक बनर्जी भाईपो, उन्होंने तो कहा था 10 जन्म लगेंगे डायमंड हार्बर मॉडल को ध्वस्त करने में। हावड़ा लेके आ गया, हावड़ा में घुस गए थे हम पर। हमारा एक प्रत्याशी खड़ा था, बेचारा बोला कि आप पीछे से गोली मारा है। हम भाषण देने लगे, थोड़ी देर में बोला दादा इधर उधर क्या बोलता है, हमको ही गोली मारा, हमको हमारे यहाँ बम लेके आ गया। हम बोले अरे भाई मैं गोरखपुर का सांसद हूं, तुम्हारी जिंदगी बम बम हो जाएगी, कहां हमको बम दिखा रहा है। ऐसे साथ बात सोचो। अरे ये एक बात बताइए कि ये इतना क्यों हम सुनते थे कि भाई बंगाल में, खास तौर पर दक्षिण बंगाल में बड़ा मुश्किल है, कोलकाता में तो बीजेपी का स्कोप ही नहीं है, हर जगह बीजेपी कुछ ना कुछ कर सकती है, कोलकाता में कभी नहीं जीत सकती। बम फेंक देते थे। देखिए बिहार यूपी के वहां आधी आबादी है, टैक्सी रेवड़ी चलाने वाले, टैक्सी रेवड़ी का धंधा करने वाले बहुत बड़ी आबादी है बिहार यूपी से। हम लोग का बहुत मिष्टी धोई का संबंध है बिहार का, उसका। हमारे बाबा पर बाबा पूर्वज जितने हमारे लोग वहां कमाने जाते थे, विदेश हुआ करता था कोलकाता, बहुत पैसा था, इकोनॉमी था, बहुत सारा पानी के रास्ते कारोबार होता था। वो समय था, वो परिवार वहाँ 100 साल से 150 साल से भी बिहार पे, लेकिन डरे थे। फिर वहाँ पर एक लेबर जो माइग्रेटेड लेबर, वो 90 लाख की कुछ आबादी थी,
तो लोग अगर वो ईद में नहीं आते हैं या दुर्गा पूजा में नहीं आते तो उनकी वोटिंग ये लोग करते थे। ये आपने देखा है कि कई जगह पे लोगों ने कमल के निशान पे टेप मारा, बम मारना, हत्या करना, घर जलाना। मैं कहाँ कितने इलाकों में, सब मेरे बहुत सारे फैंस हैं, मैंने बंगाली फिल्म भी की है। ये बात तो मैं कई सालों से जानता हूं। बंगाल का पूरा, मेरी पहली भोजपुरी फिल्म की शूटिंग पहली बंगाली हीरोइन थी, हमारा पुराना संबंध है, फालता में हमने पिक्चर की। तो मुझे ये इतिहास, वहां एक डर का, भय का, मारने का, हत्या का, बम का, घर में बम बनाना, ये बहुत पुराना था। यही राजनीति थी, यही लेफ्ट करती थी, बाद में टीएमसी में ट्रांसफर हो गया। रविकिशन जी, एक अलग विषय पर आपसे मैं पूछना चाहता हूं। इतना सुंदर बने तमिलनाडु में सुपरस्टार विजय की जो जीत है, उस विजय को आप कैसे देखते हैं? देखिए, विजय जोसेफ बहुत सुंदर कलाकार, उन्होंने 70 फिल्में की। फिल्मों में हमेशा उन्होंने गरीबों की बात की, परिवर्तन की बात की, एजुकेशन की बात की, मदद की बात की, विलन को मारा, बहुत सेंसिटिव तरीके से। अचानक उनमें एक ट्रांसफॉर्मेशन आया और उन्होंने वे एक दिन अनाउंस किया कि अब मैं सिनेमा छोड़ देता हूं। लेकिन वहां पे साउथ में, चूंकि एमजीआर थे, एमजी रामाचंद्रन, वहां साउथ में हीरो को भगवान मानते हैं, हीरो को डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर का चेहरा देखते हैं या अपना रहमदाता करमदाता देखते हैं। फिर जयललिता जी का वहां पे एक साउथ, एनटीआर वहां आंध्र प्रदेश में है, साउथ वाले कलाकारों को भगवान का दर्जा देखते हो, उनको समझते हैं सेंसिटिव है, हमारा है, हमारी बारे में सोचता है, इसने स्ट्रगल करके यहां तक आया हमारी तरह। और वो महिलाओं में उनका और जेंजी क्राउड में बहुत मैसिव सा उनका होल्ड हो गया था, जिसको लोगों ने बड़ा हल्के में लिया। कुछ डीएमके के हमारे मित्र सदन में, पार्लियामेंट में मैं बात करता था, या डीएमके के मेरे मित्र पार्लियामेंट्रियन में बात करता था, तो बोला नो ही कांट मेक इट, ही विल बी जस्ट, वो थोड़ा तोड़ेंगे। बट समवेयर डाउन द लाइन मुझे पता था कि एक बहुत बड़ा स्ट्रॉम आ रहा है, वेर वो पता था कि वो आएंगे, और विजय वो रूप ले लिया था। विजय आज जब उन्होंने अनाउंस किया कि मैं संन्यास लेता हूं सिनेमा से और मैं सेवा करूंगा, और अपनी टीवी के का मतलब भी था कि मैं वो आवाज जो गरीबों की आवाज बने, उसके उनकी पार्टी का जो तमिल में मतलब भी है। तो ही प्लेड ऑल द कार्ड्स वेरी वेल, वेरी सेंसिटिवली। उनके परिवार का भी कुछ गॉसिप पाया ये, लेकिन उन्होंने ये सब चीजों से बचते हुए अपने आप को निकाला, और आज टुडे इज द विनर। जिसको लोगों ने सोचा था कि अंडरडॉग है, इसको लो प्रोफाइल, अरे कलाकार है, अरे ठीक है, भीड़ खाली आ रही कलाकार देखने, वोट में कैसे तब्दील होगी, बूथ पर कैसे आएंगे, संगठन तो है नहीं, लेकिन महिला संगठन बन गई, महिला कार्यकर्ता बन गई, जेंजी क्राउड उनके बूथ के कार्यकर्ता बन गए। और एक ये बहुत नई चीज सीखने को मिली, बगैर कोई संगठन, बगैर कोई कार्यकर्ता, बगैर कोई बूथ पे काम करना, बगैर कोई प्रॉपरली ऑर्गेनाइज बैठक करना, एक खाली वेव लाना और अच्छे से बोलना, कनेक्ट करना लोगों से, वो आज आपके सामने एक रिजल्ट है, जो बहुत बड़ी सीख है इन परिवारवाद वालों को, इन वंशवाद वालों के लिए। साउथ इंडिया में फिल्म स्टार तो बहुत हैं। अब हमने रजनीकांत जैसे सुपरस्टार को देखा, वो भी राजनीति में आते आते फिर रुक गए थे। विजय में क्या फर्क है बाकी फिल्म स्टार से, बाकी सुपरस्टार से, कैसे अलग है वो? गट्स लिया, वो 150 करोड़ तक की उनकी फीस थी जब वो लास्ट कर रहे थे, 150 करोड़ रुपीस उनकी फिल्म की एक फीस थी। उन्होंने रिस्क लिया। रजनी सर बहुत बड़े, रजनी सर ये रिस्क ले ली, जो कि फॉल बैक भी कर सकता था, जो पवन कल्याण सर के साथ भी वो आंध्रा में कि ही लॉस्ट 2 इलेक्शन, 2 जगह हारे गए, दोनों जगह वो विधानसभा हारे थे, फिर 3rd टाइम में ही मेड इट बिग, नाउ ही इज अ डिप्टी सीएम। विजय ने रिस्क लिया, अपने करियर का रिस्क लिया, 150 करोड़ की फीस जो मिल रही थी, अपने बिग स्टारडम का रिस्क लिया, अनाउंस कर दिया मैं संन्यास ले रहा हूं, और वो लोगों ने पा लिया। फिर कैथलिक कम्युनिटी, ओबीसी समाज, पिछला समाज उनके साथ पूरा जुड़ गया, फैन बेस है, महिलाएं जुड़ गई, महिलाओं में बहुत बड़ी उनकी फॉलोइंग रही। और रिस्क लेना कि मैं आ रहा हूं, मैं लड़ रहा हूं। रजनी सर आगे कदम लेके फिर कदम पीछे ले लिए, वो थोड़ा सा बैकफायर कर गया, लोग विश्वास में कमी पाए, लेकिन इन पर पूरा विश्वास किया कि ये रहेगा और ये हमारा मददगार बनेगा, ये रेवोल्यूशन लाएगा, ये कुछ नया तमिलनाडु करेगा। ये मुझे देखकर आश्चर्य हुआ था कि उनकी सभा में स्टैम्पीड हुई, बहुत सारे लोग मारे गए, और उसके बावजूद उनकी पॉपुलैरिटी में, एक्सेप्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा। रजत भैया वहां पे भगवान मानते हैं कलाकार, वो 10 लाख लोग, उनको लगा कि लोग आए थे और वहां की पुलिस ने साथ नहीं दिया, ऐसा करके वो मर गए। विजय पर कुछ नहीं आया,
कि लोग पुलिस ने व्यवस्था नहीं की, पुलिस को संभालना था। फैंस तो आएंगे लेकिन वहां की प्रशासन ने साथ नहीं दिया, ऐसी बात उनके फैंस में चली गई और ही केप्ट क्वाइट एंड ही वाज क्राइंग और वो थोड़ा सा इमोशनल हो गए, कुछ दिन घर में चले गए। तो और वहां की जनता बड़ी वहां साउथ फैन बेस बहुत भावुक होता है, रीजनल कनेक्ट में वो अलग ही है। जैसे बॉलीवुड का हिंदी सिनेमा का फैन है, वो थोड़ा फ्राइडे यहाँ वहां चला भी जाता, वहां वो फैन जाता नहीं, वो अपने हीरो को मान लेता है, फिर उसके साथ वो बूढ़ा हो जाता है, फिर अपने बच्चों में वो हीरो को ट्रांसफर करके जाता है। वो एक अलग ही पद्धति है वहां पर सिनेमा की, और सिनेमा उनका जीवन है, उनका भोजन है, उनका सुख है, दुख है। सिनेमा को बहुत ऊंचाई पर रखते हैं साउथ में। तो आपको लगता है कि एक अच्छी सरकार चला पाएंगे विजय? अभी वो समय बताएगा। देखिए, आ गए, एक बहुत बड़ी सीख दी उन्होंने सभी पार्टियों को, परिवारवाद वालों को वहां पर, लेकिन अब वो कैसे आगे स्टेप लेते हैं, बिकॉज वहां एक बहुत इट्स नॉट इतनी डगर इतनी आसान नहीं है। ही हैज टू फेस, बिकॉज ही प्रॉमिस लॉट 3,000 रुपया महीना ये दूंगा, सिलेंडर दूंगा, ये दूंगा, ही प्रॉमिस लॉट ऑफ थिंग, 200 यूनिट बिजली से ज्यादा मैं दूंगा। सो यू हैव टू, अभी उनको सारी वो उम्मीदों पे खरा उतरना। 6 उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट प्रोमिसेस किए हैं जनता को, अब उसको कैसे वो टैकल करेंगे, क्या फाइनेंशियल हिसाब किताब है, खजाने में कितना पैसा है उनके, अब वहां से अब उनकी कहानी शुरू होगी। एक प्रश्न रजत जी मेरा भी है रवि किशन जी से। आप बार बार जब तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, आप महिलाओं की उस वोट पार की बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जब भी महिलाओं की वोट पार की बात हो रही थी तो ये कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी के साथ वो अपने आप को एसोसिएट करती हैं। लकी भंडार योजना, ऐसी बहुत सारी योजनाएं, और खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के साथ महिलाएं अपने आप को ममता बनर्जी के साथ पाती हैं। इस बार ये बड़ा डिवाइड कैसे हो गया, चाहे वो अर्बन महिला हो चाहे वो रूरल महिला हो? ये 33% का रिजर्वेशन बिल जो गिरा है ना, ये पाप का इनको प्रायश्चित फल मिला। ये जो चिल्ला के सेलिब्रेट कर रहे थे जब ये बिल गिरा 16-17 अप्रैल को, और जब सब लोग खुश हो रहे थे, इंक्लूडिंग राहुल गांधी जी से लेके सब, अभिषेक बैनर्जी टू एवरीथिंग, स्टालिन की पार्टी एंड एवरीवन, ये सारे लोग उस पूरे गैंग में थे जो उस दिन थाली, आई वाज सिटिंग आल्सो, मैं इवन आई वाज सिटिंग देयर एंड दे वर ऑल वाज सेलिब्रेटिंग। उसी वक्त मैंने भी कहा था कि अब इनको ये महिलाओं का आक्रोश हर चुनाव में झेलना पड़ेगा। अब उसका ये एग्जाम्पल आपने, ये 33% का मैसेज प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत स्ट्रांग गया है महिलाओं में। कोई ये बात माने या ना माने, लेकिन ये सच। छोटी मोटे गैस सिलेंडर, महीना खर्चा, भत्ता, ये सब वो अलग है, बट रिजर्वेशन, विधायक बनने का सपना, महिलाओं के सपने के पंख को चकनाचूर कर देना, सपने नहीं दिखती, सांसद बनने का सपना, ये बहुत बड़ा मैसेज था जो ये अपोजिशन ने बड़े हल्के में लिया। ये प्रधानमंत्री जी का मैसेज है। अब इनको हर चुनाव में, अब यूपी के चुनाव में भी देखना, ये बहुत बुरी तरह इन विपक्षियों को कोई हराएगा इस भारत में, वो महिलाएं हराएंगी। ये जो चुनाव हुए हैं रवि किशन जी, पश्चिम बंगाल के चुनाव, असम में जीत, इसका क्या असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव पर 2027 में? वन साइड विक्ट्री होगी, महादेव हर हर महादेव हर हर, वन साइड स्वीप होगा। मैं ये कोई घमंड नहीं, कोई ये नहीं, कोई उत्तेजना नहीं कि आज की खुशी में मैं बह गया हूं भावनाओं में, नहीं, ये पूरी सिग्नल्स हैं। ये मैं बता रहा हूं, 33% रिजर्वेशन बिल का आक्रोश, उसके उन्होंने जो पाप किया वहां पर विपक्षियों ने, अब उसका भुगतान हर महिला उनको करना पड़ेगा। आधी आबादी अब स्ट्रेट उनके हाथ से निकल गई। एक खबर लेकिन रवि जी मैं आपको दे दूं कि इधर पश्चिम बंगाल के नतीजे आ रहे हैं, उधर अखिलेश यादव ने एक घोषणा भी कर दी है। उन्होंने कहा है कि केजी से लेकर पीजी तक बेटियों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। तो अभी आप पश्चिम बंगाल के नतीजों पर हम जब विश्लेषण कर रहे हैं तो उसे देखते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश में घोषणा भी शुरू कर दी है। शायद अभी वो लाइव देख रहे होंगे। नहीं, अब कुछ भी कर लें, अब सब लोग पेड़ पे उल्टा भी लटक जाएं तो अब चिड़िया चुप गई थी। मोदी जी की बात किस आधार पर कह रहे हैं आप ये? अब भूल जाइए, मोदी जी हैं भाई, प्रधानमंत्री मोदी जी एक विश्वास है, बहुत बड़ा विश्वास, बहुत बड़ा विश्वास। वो खड़े हो जाएं उनके सामने, फिर लोग छातियों पीट के बोल दें कि मैं आपको ये कर दूंगा, लोग, क्योंकि सब लोग ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। ये 2014 से करते ही जा रहे हैं। मुख्यमंत्री थे तब भी इन्होंने पहला शौचालय जब बनाया,
जब विश्वास आया, महिलाओं को सारी सुविधाएं, स्कूल से लेके अटल आवास विद्यालय से लेके सड़क से लेके पानी, उनके सर से वो गगरी हटा दी। कई लीटर की महिलाएं जो कई किलोमीटर जाती थी, गुजरात से शुरुआत हुई। मोदी जी बनना और मोदी जी की तरह सोचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये लोग अब कुछ भी कर लें, अब इनको 47 तक विपक्ष में ही बैठना है, और मैं यही कहना चाहता हूं आप लोगों को, ये सच है। रवि किशन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, और बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा है रजत भैया, थैंक यू सो मच। रवि किशन जी को आप सुन रहे थे, कलाकार हैं, उनको सरस्वती का वरदान है, बोलने के माहिर हैं, सारी बातें हैं, उनको डिलीवरी भी आती है कैसे अपनी बातें कहनी है। लेकिन आज जब वो बात कर रहे थे तो एक एक्स्ट्रा पंच था उनकी बातों में, उनकी एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस था, एनिमेटेड भी थे। ये विजय की फैमिली है सौरभ, जो तस्वीर में दिखाई दे रही है। ये टीवी के नेता और सुपरस्टार विजय का परिवार है। बहुत कम लोग अंदाजा लगा पाए थे कि अपने चुनावी डेब्यू में इतनी ब्लॉकबस्टर रिपोर्ट लेकर के आएंगे विजय। आप देखिए जरा, 109 सीट्स पर वो आगे हैं या जीतने वाले हैं। नंबर 2, नंबर 3 काफी पीछे है AIADMK और DMK। इनफैक्ट अपने दम पर अगर उनको मेजॉरिटी भी मिल जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। 9 सीटें और चाहिए, मुझे लगता है कि वो पॉसिबल होगा। तो ये तो वाकई किस्से कहानियों का लम्हा उन्होंने लिख दिया है। ये कैसी जीत है जिसके बारे में कोई पोलस्टर प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा था रजत सर, लेकिन जो उन्होंने कर दिखाया वो अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसा है कि इन्होंने बहुत कांग्रेस के लोगों ने, लोकल लोगों ने कांग्रेस से कहा था कि इनके साथ अलायंस कर लें, वो तो किया नहीं, राहुल गांधी रिजेक्ट कर दिया। अब मुझे पता चला है कि कांग्रेस के लोग कोशिश कर रहे हैं, उनकी 5-6 सीटें आ जाएंगी तो उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, जिसको मोस्ट प्रोबेबली विजय नकार देंगे। कांग्रेस के लोगों ने इनकी तारीफें करना शुरू कर दिया है। 1-2 रोज से मणिकम टैगोर को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है, ये कल का बयान है कि मुझे पूरा भरोसा है वो बहुत अच्छा करेंगे, वो युवाओं में और जनजी में बहुत पॉपुलर हैं। ये कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे थे। कांग्रेस तो करेगी, लेकिन कांग्रेस पर लोगों को भरोसा है क्या? ममता बनर्जी से कांग्रेस तो चाहती थी, लेकिन ममता बनर्जी 3% ही तो उनको वोट आया था। नहीं, तो इनका भी एक स्टेटमेंट है कांग्रेस को लेके विजय का। अभी इलेक्शन में इन्होंने कहा था कि असली कांग्रेस बहुत अच्छी है, वो मेरे साथ है। जो DMK के साथ कांग्रेस है वो नकली कांग्रेस है। सौरभ, तो मतलब ये इनको भी पता था कि मुझे अगर जरूरत पड़ेगी तो ये भरपाई कांग्रेस से हो सकती है। सौरभ, तमिलनाडु की राजनीति से एक बात बहुत साफ झलक करके आई कि यदि फ्रेश चेहरा जाता, बार बार कहा जाता है ना, द्रविड़ियन मूवमेंट को कोई तोड़ नहीं सकता है, इतना इंग्रेन्ड है, इतना रूटेड है कि इसके अल्टरनेटिव कोई डिस्कोर्स हो ही नहीं सकता। अन्नामलई जब आए थे तो एक लगा था भारतीय जनता पार्टी कुछ करेगी, AIADMK के साथ भारतीय जनता पार्टी ने कोई फ्रेश चेहरा आया, नई आइडिया के साथ आया, और देखिए कि उसके क्या, और जो परिवारवाद के खिलाफ और परंपरागत राजनीति के खिलाफ अगर खड़ा हो जाए तो वो जीत सकता है। और मुझे लगता है कि कितनी आज भारतीय जनता पार्टी को कितना सुख मिल रहा होगा, क्योंकि उसको पता है कि ये जो द्रविडियन पॉलिटिक्स यदि खत्म होगा तो उसके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, केरल के अंदर और तमिलनाडु के अंदर, दोनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लग रहा होगा लेफ्ट जहां खत्म होती है भारतीय जनता पार्टी का रास्ता बन जाता है। बंगाल में रास्ता बना। द्रविडियन पार्टी ऐसी थी जो एंटी ब्राह्मणिकल, एंटी हिंदू, आप जिसे जो आप उसके लिए आप डिपिक्शन कर लीजिए, उस अल्टरनेटिव के खिलाफ जब एक नई चीजें आई तो देखिए जनता ने उसको हाथों हाथ उठा लिया। और हार भी ऐसी कि उदयनिधि और स्टालिन दोनों वो पीछे चल रहे हैं। जी रजित, वहां दो ही पार्टियों के बीच में मुकाबला चलता रहता था, एक तीसरी फोर्स बन के वो आई, ये तो अच्छी बात है, एक विकल्प उन्होंने दिया लोगों को। लेकिन ये तो इनकी आइडियोलॉजी का क्या है ये भी बहुत ज्यादा मालूम नहीं है। तो ये तो बिल्कुल पर्सनैलिटी ड्रिवन एक कल्ट फिगर है। ये पर्सनल कोई आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट तो नहीं है, लेकिन पर्सनैलिटी ड्रिवन है। इनके बारे में बहुत प्रचार भी किया गया है, क्रिश्चियन है, लेकिन इन सब चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इसमें एक मतलब थोड़ी सी असहमति है प्रोफेसर साहब से।
भाजपा खुश होने की जगह उसको मंथन नहीं करने का समय है कि इतना बड़ा अवसर था। द्रविडियन राजनीति ने नेशनल पार्टीज को हाशिए पर कर दिया। 1967 के बाद डीएमके एडीएमके का खेल होता रहा। आप डीएमके के साथ गए, आपको जो अच्छा नेता है उसका चयन नहीं कर पाए। ये भी तो आज भारतीय जनता पार्टी के लिए चूंकि बहुत बड़ा दिन है, बंगाल जिस तरह की जीत है, असम जिस तरह की जीत है, पुडुचेरी वो जीत गए हैं, लेकिन तमिलनाडु में उनके पास बहुत बड़ा अवसर था। जब द्रविडियन पॉलिटिक्स का पराभव हो रहा है, परिवारवाद की राजनीति का पराभव हो रहा है, तो वहां भारतीय जनता पार्टी उस स्पेस पर उस तरह से नहीं पहुंच पाई। और विजय को हम लोग अभी कह रहे हैं ना कि वो सिर्फ कल्ट फिगर हैं, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि वो उस एरा को वापस लाएं जो एनटीआर, एमजीआर और जिसको हम बगल के आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण के तौर पर देख रहे हैं। ये अभी मतलब ये तो समझ में आएगा ना कि कैसे अचानक अगर यूथ पूरी तरह से कनेक्ट कर गया और अगले 10-15 साल की राजनीति विजय अब वो कैसे परफॉर्म करेंगे उस पर तय करेगा। लेकिन अगर वो परफॉर्म कर गए तो जो एक राजनीतिक वैक्यूम होता है, क्योंकि कोई भी नई विचार या नई विचारधारा या नई पार्टी तब होती है जब वैक्यूम क्रिएट होता है, वो फिर से अगर भर जाएगा तो भाजपा के लिए उतना आसान नहीं। एक अलग किस्म की डोमिनेशन का एरा शुरू हो सकता है बिल्कुल आने वाले और दशक में। वहां जिस तरह का दिख रहा है, मतलब ये तो किसी के लिए, हालांकि फिर वो चर्चा करनी चाहिए, सबको पीके याद करना चाहिए। प्रशांत किशोर उन्होंने बहुत पहले कह दिया था कि वो आने वाले हैं, और इससे ये भी लगता है कि जो काम जिसको अच्छे से है वही काम बढ़िया करना चाहिए। देवेंद्र, इस पर मंथन तो बीजेपी ने भी किया होगा। निश्चित तौर पर बहुत कोशिश भी की थी कि विजय के साथ गठबंधन हो जाए, लेकिन विजय का अपना वोट बैंक को लेकर जो कंसर्न था, और खासतौर पे माइनॉरिटी वोट बैंक, चाहे क्रिश्चियन की बात कर ले या मुस्लिम की बात कर ले, तो उसके हिसाब से वो नहीं आए थे और बीजेपी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन बहुत देर तक, मतलब चुनाव से कुछ महीने पहले तक लगातार ये फिलर दिए जाते रहे थे बीजेपी के तरफ से। दूसरा, अगर गलती के हिसाब से आप देखें तो निश्चित तौर पर बीजेपी के पास कोई वैसा ऑप्शन नहीं था। एक बात ज़रूर ये कही जाती है कि अन्ना मलाई वो भी एक पॉपुलर फेस थे, पॉपुलर यूथ हैं तमिलनाडु में, और जिस रफ्तार से बीजेपी को आगे बढ़ा रहे थे, फिर वहाँ पर गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। और बेहतर ये होता कि बीजेपी एआईएडीएमके के साथ ना जाती, अकेले ही जाती। लेकिन पार्टी के टॉप लीडरशिप का ये मानना था कि डीएमके के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, और ऐसे में अगर एआईएडीएमके के साथ जाते हैं तो सरकार में आने के चांसेस बहुत ब्राइट होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। नंबर्स में कम से कम ये दिख रहा है कि डीएमके से अभी आगे एआईएडीएमके है, लेकिन वो लोग विजय को भांपने के बावजूद कि विजय बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, अपने गठबंधन में नहीं ले पाए। मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर कांग्रेस पार्टी का अलग से जो कॉलम है, रो है, वो बता रहा है 4 सीटों पर लीड कर रही है कांग्रेस। अगर विजय को 10, 12, 15 कुछ जरूरत पड़ती है, शॉर्ट फॉर मेजोरिटी से अगर होता है, तो कांग्रेस भी भर पाएगी कि नहीं भर पाएगी, ये देखना होगा। उस सूरत में क्या एआईएडीएमके रेलेवेंट होगी, ये सवाल आएगा देर से। अभी थोड़ा सा कम मतलब गैप बचा है उनके पास। विजय जो है अच्छे से मार्जिन पर आ गए हैं और बहुत ज़रूरत नहीं है। और कांग्रेस में चल रहा था, आपने मणिकम टैगोर का नाम लिया, मणिकम टैगोर सबसे ज़्यादा जोर दे रहे थे कि उनके साथ लड़ा जाए विजय के साथ। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो इसके खिलाफ थे मोटे तौर पर। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ कि जो खड़गे साहब हैं वो उनके साथ नहीं थे। और राहुल गांधी ने कहा कि भाई आप दोनों में से जो भी, क्योंकि जैसे वो अक्सर छोड़ देते हैं, और जो मणिकम टैगोर की बात है वही बात विजय कह रहे हैं कि असली कांग्रेस मेरे साथ थी। असली कांग्रेस का मतलब कि वो कांग्रेस के लिए स्पेस बनाकर रखना चाहते हैं, और अब इतनी बड़ी ज़रूरत नहीं है उनको कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। यदि वो कम होता तो हो सकता है, बहुत सारे लोग बात इस पर चर्चा कर रहे थे दोपहर में सवेरे, कि क्या एनडीए की सरकार बनेगी, क्या वहाँ पर भी जो है बीजेपी उनके साथ मिलके उनको विजय को मुख्यमंत्री बनाकर नई सरकार बना सकती है। लेकिन अब मुझे चांसेस कम लग रहे हैं। काफी क्लोज आ गए हैं विजय, काफी क्लोज आ गए हैं सरकार बनाने के। रीजनल पार्टीज बहुत है तमिलनाडु के अंदर, जो 2-4 जीतेंगे, बहुत रीजनल पार्टी दोनों गठबंधन में सब मिल जाएंगे, तो वो मिलकर विजय को समर्थन दे देंगे। मुझे लगता नहीं कि विजय इस समय बीजेपी एनडीए का समर्थन लेंगे। वो चुनाव के पहले साथ में नहीं गए, अब स्टेज में आकर वो अपने कोर वोटर को मैसेज देने की कोशिश नहीं करेंगे। मुझे लग रहा है वो बीजेपी से दूरी बना के रखेंगे, और उनको बहुत जरूरत भी नहीं फिलहाल बीजेपी के गठबंधन की, तो इतना तो उनको आराम से समर्थन मिल जाएगा, सरकार बना लेंगे। लेकिन इस 5 राज्यों के चुनाव में एक बात अब देखिए, ममता बनर्जी के खिलाफ 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, केरल में 15 विजय के खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी आप देखें, तमिलनाडु में 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी आपको देखने को मिल रही है। लेकिन आसाम में 10 साल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखी। सारी राज्य सरकार एंटी इनकम्बेंसी से सफर कर रही थी, लेकिन आसाम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर लौट रही है, प्रचंड बहुमत से लौट रही है। मतलब ये बता रहा है कि आप अगर डिलीवर करोगे तो आपके ऊपर किसी तरह की एंटी इनकम्बेंसी लागू नहीं होगी। जो आसाम में डिलीवर किया भारतीय जनता पार्टी ने, और बंगाल में जो भरोसा दिया, मुझे लगा उसी कारण भारतीय जनता पार्टी को इतना प्रचंड बहुमत आसाम में
और जो भरोसा बंगाल में दे रहा है उसके कारण बंगाल में मिला है। सर, मेरा डिलीवरी को लेकर ही सवाल है। जब अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली में मुख्यमंत्री बने थे, पहली बार चुनावी मैदान में थे, पहली बार प्रचंड जीत मिली विजय जी, और उसके बाद फिर उन्होंने क्या डिलीवर किया वो भी हमने देखा, और फिर वो सत्ता से बाहर भी हो गए ये भी हमने देखा। वो तो एक ऐसी कैंपेन से वो आए थे, एक ऐसे आंदोलन से आए थे जहां पर ये समझ में आ रहा था कि इन्हें शायद शासन और प्रशासन का अनुभव होगा। यहाँ तो विजय बिल्कुल एक एक एक्टर हैं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने की दहलीज पर आ गए, वो डिलीवर क्या कर पाएंगे, ये एक सवाल है। नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री या लीडर का काम क्या होता है? लीडर एक विजन है, लीडर को कुछ ऐसा नहीं करना, विजन उसके पास क्या है, वो क्या काम कर सकते हैं, वो क्या विजन देख रहे हैं। उनके पास यूथ बड़ा वोटर है, महिला बड़ा वोटर है, जो डीएमके की जो राजनीति है, द्रविडियन राजनीति, उसके खिलाफ वो कैसे जाना चाहते हैं, ये महत्वपूर्ण होगा। डिलीवरी पर तो वो मेरे ख्याल से काम कर सकते हैं, लेकिन इतनी जल्दी करता है इंडिविजुअल पर। जी देखिए, इस देश में बहुत सारे नेता आए, बहुत सारे नरेंद्र मोदी जिस दिन मुख्यमंत्री बने थे उसके पहले वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी नहीं रहे थे, वो कोई एमएलए नहीं रहे थे, उन्होंने विधानसभा कैसी चलती है वो नहीं देखा था, लेकिन पहले दिन से ही उन्होंने कमांड संभाली शपथ लेने के बाद से। ये मैटर करता है इंडिविजुअल के ऊपर। और कौन सोच सकता था कि जिस आदमी ने, कोई जिन्हें राजनीतिक अनुभव है लेकिन सरकार चलाने का अनुभव नहीं है, वो ऐसी सरकार चलाएंगे जो एक मॉडल सरकार बन जाएगी जिसके आधार पर वो प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री बने तो लोगों ने कहा कि इनको डिप्लोमेसी कैसे करेंगे, विदेश नीति कैसे चलाएंगे, उसमें उन्होंने कैसे रिमार्केबल काम किया। तो ये डिपेंड करता है, विजय के सामने एक अपॉर्चुनिटी है, अब इस अपॉर्चुनिटी को कैसे सफलता में बदलते हैं, ये कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। हम लोग वैसे अखिलेश यादव को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी, मुख्यमंत्री बने थे, यंग थे, पॉपुलर थे, एक्सेप्टेबल फेस था, 5 साल फुल मेजोरिटी नहीं उसको एनकैश कर पाए। ये अलग अलग इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। नवीन पटनायक ने सर परफॉर्म किया, नवीन पटनायक ने किया। नवीन पटनायक कभी राजनीति में नहीं आया, लेकिन वो इतना बड़ा चमत्कार था, क्या चमत्कार कर गए। वो 22 साल लगातार बने रहे। उड़िया नहीं बोल सकते थे लेकिन उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने। टोटली एंटीथीसिस था जो राजनीति का है। मैं आपको 5वें राज्य के बारे में बताना चाहता हूं, उसका हम लोगों ने नाम कम किया है। यूपी में अखिलेश यादव जो नहीं कर पाए, योगी आदित्यनाथ को भी एक दिन का भी एडमिनिस्ट्रेटिव सांसद होना अलग चीज है और प्रशासन का अनुभव होना, सरकार चलाना अलग चीज है। तो भी पुडुचेरी में भी एनडीए की सरकार बनने के आसार पूरी तरह दिखाई दे रहे हैं। रुझानों में मेजॉरिटी मार्क के ऊपर एनडीए जा चुका है। एआईएनआरसी के रंगास्वामी जो चीफ मिनिस्टर हैं वो वहां सबसे बड़ी पार्टी बनेगी और उसके बीजेपी के साथ मिलकर के वहां 16 चाहिए विधायक सरकार बनाने के लिए और 15 पर एनडीए इस वक्त खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहां भी एनडीए की सरकार रिपीट होगी। तो 5 राज्यों में 3 जगह पर 2 जगह बीजेपी की सरकार, आसाम और पश्चिम बंगाल में, और पुडुचेरी में एनडीए की सरकार बनना अब निश्चित है। केरल में कांग्रेस लेड यूडीएफ की वापसी हो रही है और तमिलनाडु में एक नया चैप्टर खुला है राजनीति का और उस चैप्टर की हेडिंग है टीवीके विजय, जिन्होंने जो अपने दम पर मेजॉरिटी के करीब सरकार बनाने के करीब पहुंच गए हैं। और सुपरस्टारडम उन्होंने एक तरीके से फिल्मों से जब अलविदा लिया तो उस सुपरस्टारडम को वो राजनीति में वैसे का वैसा कैरी करके लेके आ गए हैं और डेब्यू इलेक्शन में मेजॉरिटी पाने के करीब पहुंचना ये अपने आप में एक बड़ा करिश्माई काम है जो विजय ने कर दिखाया है। और करिश्मा उससे कम बीजेपी ने बंगाल में नहीं किया है। आप देखिए, दावा वो कर रहे थे कि हमें फुल मेजॉरिटी मिलेगी, लेकिन बिल्कुल उल्टा हो जाएगा मामला। 100 के नीचे ममता बनर्जी चली जाएंगी और 200 के करीब बीजेपी पहुंच जाएगी। ये 2021 का बिल्कुल रिवर्स कर दिया है 2026 में भारतीय जनता पार्टी ने और इस जीत का सेहरा पूरी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के सर पर जाएगा। लगे हाथ मुझे लगता है एक चर्चा कर लेनी चाहिए। और राहुल जी आगे, स्वागत है राहुल जी। मैं तो ये भी चाहूंगा कि रजत जी की उस पर टिप्पणी भी आए क्योंकि बड़ा जरूरी है। देश बड़ा त्रस्त है फ्रीबीज पॉलिटिक्स। हम लोग परिवारवाद की बात करते हैं, दुनिया भर की बात करते हैं। फ्रीबीज पॉलिटिक्स ने इस देश को बहुत परेशान किया। खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगर हम फ्रीबीज पॉलिटिक्स से नहीं बचे तो देश का हाल श्रीलंका हो सकता है। पश्चिम बंगाल का चुनाव, तमिलनाडु का चुनाव फ्रीबीज पॉलिटिक्स के भी खिलाफ है। जैसे परिवारवाद के खिलाफ है, ऐसे ही फ्रीबीज पॉलिटिक्स के भी खिलाफ है। और ये प्रधानमंत्री जब तय कर लेते हैं तो कितनी बड़ी फ्रीबीज की आंधी वो खत्म होती है। दिल्ली फ्रीबीज पॉलिटिक्स के खिलाफ भाजपा ने जीता। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को यह साहस
आगे के लिए भी नियमित करना चाहिए कि वो अगर तय करेंगे देश की जो राजनीति वो करते हैं, तो इस फ्रीबीज की पॉलिटिक्स को छोड़कर जो देश का कंस्ट्रक्शन है, देश को आगे ले जाने, एक लाइन में कहें जो विकसित भारत 2047 है, तो फ्रीबीज वाला हिस्सा थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। देखिए, कुछ चीजें नेसेसरी इविल होती हैं। अब कहेंगे कि जाति के आधार पर वोट नहीं देना चाहिए, जाति के आधार टिकट देना ही पड़ता है। फ्री बीज के बगैर इलेक्शन लड़ना चाहिए, नहीं, फ्री बीज के बगैर आप चुनाव जीत नहीं सकते। तो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी इस बारे में बिल्कुल क्लियर हैं। सबसे पहली जरूरत है चुनाव जीतना और उस जीत को जनता के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करना। ये दो चीजें जो उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती हैं, और ये उन्होंने करके दिखाया, और इसीलिए एक सेटबैक के बाद में लगातार एक के बाद एक चुनाव जीते। जहां लगता है जो करना जरूरी है वो करते हैं। अब तो लग रहा है ये नया इकोनॉमिक मॉडल मान लिया है सबने। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है कि क्या अमित शाह जी अब चंडीगढ़ की फ्लाइट लेके? आप मान सकते हैं। अब इसके बाद पंजाबी ये तो छप रहा है जब सब जगह की, पंजाब में उनकी सभाएं या पंजाब में उनके दौरे जो है अब आने वाले वक्त में। सौरभ जी, इसको तो यूं भी कह सकते हैं ना कि फ्लाइट लेने से पहले वहां व्यवस्था सब ठीक हो जाए, इसका इंतजाम कर दिया है। तो 7 राज्यसभा सांसद विधायक जहां न्यूनतम हो, तो वो तो पहले से तैयारी हो रही है। कोलकाता तो दर्शकों से यही मैं कहना चाहता हूं कि 5 राज्यों में पहली बात यह हुई कि ऐतिहासिक वोटिंग हुई, फिर जो नतीजे आए वो भी ऐतिहासिक है। बंगाल को देखें, भय की हार हुई, भरोसे की जीत हुई। नरेंद्र मोदी ने एक लाइन में जो कहा था उस पर बंगाल की जनता ने मोहर लगा दी। ये मोदी के प्रति बंगाल की जनता के भरोसे की, जनता के विश्वास की जीत है, अमित शाह की रणनीति की जीत है। जिन इलाकों में बीजेपी कभी नहीं जीती थी, वहां इस बार बीजेपी को जबरदस्त कामयाबी मिली। ये बहुत बड़ी बात है। और जहां मुस्लिम वोटों का पोलराइज होना बड़ी मुसीबत थी बीजेपी के लिए, इस बार हिंदू वोट पोलराइज हुआ। और ममता चाहे चुनाव आयोग के बारे में कहें कि उन्होंने मदद की, सेंट्रल फोर्सेस की बात करें, उनको अंदाजा था कि इस बार उनको हिंदू वोट भी पोलराइज होगा। ममता को अंदाजा था उनकी हार होगी। ममता ने इन सब चीज़ों को काउंटर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली है। और ममता बंगाल के लोगों के वोट से हारी हैं, किसी और वजह से नहीं हारी है। अब वो चोट चुनाव आयोग पर करेंगी, लेकिन आज इसका कोई मतलब नहीं। कांग्रेस भी असम में हार के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराएगी, सेंट्रल एजेंसीज को जिम्मेदार ठहराएगी, लेकिन अब कोई इस पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि चुनाव से पहले कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर भाग रहे थे। उन्हें पता था कि हारने वाले हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने बिल्कुल क्लियर लाइन ली, मियां मुसलमान को बाहर निकालने का वादा किया, लेकिन कांग्रेस कंफ्यूज थी, ढूंढ रही। हिमंता ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ एग्रेसिव कैंपेन किया और कांग्रेस मुस्लिम वोट के भरोसे बैठी रही। नतीजा सबके सामने है। लेकिन सबसे बड़ा उलटफेर मैं कहूंगा वो है तमिलनाडु में। 60 साल के बाद तमिलनाडु की जनता ने द्रविड़ राजनीति को नकार दिया। पहली बार पार्टी बनाई, चुनाव के मैदान में उतरे, सुपरस्टार विजय, जबरदस्त जीत हासिल की। और यह तमिलनाडु की राजनीति में बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। तमिलनाडु के लोगों ने बता दिया कि अब भाषा, जाति, क्षेत्रवाद और परिवारवाद की राजनीति से वो ऊब चुके हैं। विजय ने जनता की इस बात को, बदलाव की बात को साबित करके दिखाया, और कुछ जनता के बीच एक आम इंसान की तरह रहकर उन्होंने इसको प्रूव किया है। और तमिलनाडु के लोगों ने विजय को अपना सेनापति बता दिया है, अपना नायक बता दिया है, अपना हीरो बता दिया है। और आप देखिए कि स्टालिन और उनके बेटे दोनों को घर भेज दिया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। तमिलनाडु का नतीजा परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ जनता का फैसला है। अब विजय तमिलनाडु की राजनीति के नए हीरो हैं। और जहां तक केरलम का सवाल है, तो केरलम में जीत से कांग्रेस को बहुत राहत मिली होगी, लेकिन केरलम में हार के बाद देश के नक्शे से वामपंथ का, लेफ्ट फ्रंट का सत्ता से सफाया हो गया।